इस लेक्चर में द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन ग्रुप फर्स्ट ए कंपाउंड्स, यानी ग्रुप फर्स्ट ए के कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और फिर हीट जब उनको हम करते हैं तो वो डिकम्पोजिशन उनकी हो जाएगी और फिर उसमें ये देखेंगे कि किस कंपाउंड को कितना हीट देना होगा। अगर वो मोर हीट चाहिए तो क्यों चाहिए, लेस हीट चाहिए तो क्यों चाहिए। तो इसमें नाइट्रेट्स जो दिए गए हैं, दी नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, नाइट्रेट्स, तो इसमें लिथियम नाइट्रेट LiNO3, इसको जब हम हीट करेंगे तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 4 लिथियम हुए, यहाँ पे 2 लग जाएगा तो 4 लिथियम हुए। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 4 हैं, प्रोडक्ट में 1 है तो इधर 4 लग जाएगा। अब ऑक्सीजन रिएक्टेंट की तरफ से तो 3 4 12 12 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है, 2 + 8 ऑक्सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाले और 2 ये, तो 12 ऑक्सीजन भी हो गए हैं। जब हम नीचे सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे NaNO3, तो ये हीट होके सोडियम नाइट्राइड बनाएगा NO2 और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर जाएगा। बैलेंस करेंगे तो इधर हमें एक सोडियम एक नाइट्रोजन तो 2 लग जाएगा, इधर भी 2 लगेगा तो ऑक्सीजन 2 3 6 और इस साइड पे भी 6 पूरे हो गए हैं, 2 नाइट्रोजन हैं 2 सोडियम हैं। जबकि इसी तरह ही अगर हम पोटाशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो यू विल गेट पोटाशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन गैस। तो बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो यही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, यानी ओनली लिथियम जो है वो लिथियम ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दे जाता है। तो ये एक पॉइंट है कि लिथियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ये हुआ नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन। अब इसमें ये पॉइंट याद रखें कि ऊपर लिथियम नाइट्रेट, उसको जब हम हीट करेंगे तो उसको लगेगा लेस हीट या लो हीट, और जितना हम डाउन द ग्रुप आएंगे यू विल हैव टू प्रोवाइड मोर हीट, यानी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर सीजियम नाइट्रेट है तो उसमें आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी होगी, सीजियम नाइट्रेट, so you will give it more heat to get cesium nitrite and oxygen। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डाउन द ग्रुप ये थर्मल स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, यानी थर्मल स्टेबिलिटी increases down the group। अच्छा, क्यों इंक्रीज हो रही है, इसी लेक्चर में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको समझ आएगी कि हाँ वाकई ये तो थर्मली इसलिए इंक्रीज हो रहा है बिकॉज इट हैज़ सच एंड सच प्रॉपर्टीज़। तो ये थे नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो हमें दिया है वो हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप, तो लिथियम कार्बोनेट हैं Li2CO3 और ये बना
लिथियम ऑक्साइड और साथ में रिलीज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह ही सोडियम नाइट्रेट है Na2CO3, तो वो भी इसी तरह ही डिकम्पोज होके सोडियम ऑक्साइड देगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। द सेम इज़ फॉर पोटाशियम नाइट्रेट K2CO3 एंड हीट होके सब पे ये लगाते जाएं ताकि पता चले कि ये हीट कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है। सो यू विल गेट पोटाशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी मेंबर भी इसी तरह ही डिकम्पोज होंगे। तो यहाँ पे अब कोई डिफरेंस नहीं है, सेम जो ऑक्साइड है सब अपना अपना ऑक्साइड बना रहे हैं और सब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ कर रहे हैं। जबकि नाइट्रेट में सिर्फ लिथियम वो डिफरेंट डिकम्पोज हो रहा था और बाकी जो है वो सेम डिकम्पोज हो रहे थे। यहाँ पे अगेन वही बात जो अभी हमने की कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, यानी लिथियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने के लिए लेस हीट देना होगा और जब नीचे आते जाओगे सीजियम कार्बोनेट तक तो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो वहाँ फिर आपको मोर हीट देनी होगी। क्यों देनी है अगेन इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। पहले हाइड्रोजन कार्बोनेट के वो कैसे डिकम्पोज होते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या इनको बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। अच्छा, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन ये होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने हीट किया तो ये सोडियम कार्बोनेट दे जाता है Na2CO3, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने हीट किया बैलेंसिंग से इधर 2 लग जाएगा। अच्छा, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बस एक एक्स्ट्रा, इट इज़ नोन एज बेकिंग सोडा, जो बेकरी वगैरह या आटे में शामिल किया जाता है। एंड सोडियम कार्बोनेट इज़ नोन एज वॉशिंग सोडा, सॉरी सोडा ऐश, नो नॉट वॉशिंग सोडा, इट इज़ सोडा ऐश। इट इज़ सोडा ऐश। वॉशिंग सोडा जो है वो Na2CO3.10H2O डेकाहाइड्रेट, तो वो वॉशिंग सोडा होता है। अच्छा, अब इसी तरह ही नीचे पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो सपोज़ लिखते हैं कि सीजियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, इसको भी हीट करोगे तो यू विल गेट सीजियम कार्बोनेट CS2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट जस्ट ये होगा कि अगेन थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ऊपर वाले मेंबर दे विल बी लेस हीटेड टू डिकम्पोज एंड डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो यू विल हैव टू प्रोवाइड मोर हीट फॉर देयर डिकम्पोजिशन। तो अगेन यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी
increases down the group. तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये थर्मल स्टेबिलिटी चाहे नाइट्रेट्स में है, कार्बोनेट्स में है या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स में है, तो क्यों इंक्रीज होती है, रीज़न क्या है, इसको अब डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड्स इन थर्मल स्टेबिलिटी, यानी हमने अब ये कहा कि सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसको हीट किया तो सोडियम ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुआ। इसी तरह ही ग्रुप में नीचे पहुंच के हम सीजियम कार्बोनेट तक पहुंचेंगे। सीजियम कार्बोनेट को हीट किया तो सीजियम ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। बस हमें जस्ट ये ऑब्ज़र्वेशन मिलेगी कि सोडियम कार्बोनेट विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एट लो टेम्परेचर या लो हीटिंग, और सीजियम कार्बोनेट विल गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। यानी सोडियम कार्बोनेट इज़ लेस थर्मली स्टेबल और सीजियम कार्बोनेट इज़ मोर थर्मली स्टेबल। अब ऐसा क्यों होता है, तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर पहले देख लें। कार्बोनेट आयन C डबल बॉन्ड O single bond O negative and single bond O negative. This is carbonate ion. इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दूं तो वो कुछ हमें यूँ मिलेगा कि C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और इस फॉर्म में इसको बना दें और ये हुआ उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज जो सर्कुलेट कर रहा है। यानी चार्ज कुछ यूँ आपको मिलेगा कि ये सारा वो नेगेटिव क्लाउड है। इस फॉर्म में जो रोटेट करता हुआ 2 नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब जब ये टूटेगा तो टूटने के दौरान आप देख लें कि कार्बन अपने साथ 2 ऑक्सीजन निकाल देगा और एक ऑक्सीजन उस सोडियम या सीजियम या जो भी हो उसके साथ रह जाएगा। तो मीन्स कि जो बॉन्ड है वो इधर टूटेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन एक बच जाएगा जो मेटल के साथ लग के रह के ऑक्साइड बना देगा, और बाकी दोनों ऑक्सीजन और कार्बन वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकलेंगे। तो मीन्स कि सोडियम कार्बोनेट में भी यही बॉन्ड टूटेगा और सीजियम कार्बोनेट में भी यही बॉन्ड टूटेगा। लेकिन सोडियम कार्बोनेट में लेस हीट रिक्वायर्ड होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और सीजियम कार्बोनेट में ज़्यादा हीट दरकार होगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अब ऐसा क्यों है कि ये बॉन्ड क्यों जो है 2 किस्म के स्ट्रेंथ्स शो करता है। तो देखें, सोडियम का केटाइन वो स्मॉलर इन साइज़ है। ये सोडियम का केटाइन हुआ जो स्मॉलर इन साइज़ है, और सीजियम बना देता हूँ, उसका केटाइन
लार्जर है और एक ही पॉजिटिव चार्ज है उस पर। और इसी तरह यही शेप इधर बना लेते हैं सीज़ियम के लिए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इधर ये होगा इसका वो क्लाउड है। अच्छा, यहाँ पर भी ये बॉन्ड टूटेगा। अब सोडियम का साइज़ छोटा है तो ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा और ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से पूरा नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे जमा हुआ होगा। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है ये एक्सपोज होगा टूटने के लिए, तो जल्दी टूट जाएगा बिकॉज ऑफ दिस मोर पोलराइजिंग पावर ऑफ सोडियम केटाइन। छोटे साइज़ की वजह से उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो जो कार्बोनेट आयन का नेगेटिव क्लाउड है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, यानी मोर पोलराइजेशन क्रिएट करेगा और इस तरह से बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाएगा। सीज़ियम के केस में सीज़ियम का केटाइन बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कम है, यानी यहाँ पे होगी लेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, और सोडियम के केस में मोर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सोडियम लेस मोर डेंस होने की वजह से मोर पोलराइजिंग है, मोर पोलराइजिंग, और जो सीज़ियम है दैट इज़ लेस पोलराइजिंग ड्यू टू लेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, लेस पोलराइजिंग। तो अब जब ये सीज़ियम वाला लेस पोलराइजिंग हुआ तो ये जो नेगेटिव क्लाउड है वो ज़्यादा सीज़ियम के करीब नहीं आया हुआ होगा और इस बॉन्ड के ऊपर ये क्लाउड मौजूद होगा, तो इस तरह से इस बॉन्ड को तोड़ना अब मुश्किल हो जाएगा। So we will have to give it more heat to break, और इस केस में यहाँ पे less heat to break the bond. Clear? तो यहाँ पे अब इस सारे डिस्कशन का आपको एक रिज़ल्ट मिला। वो रिज़ल्ट ये है जो आपने जहन में याद रखना है, दैट इज़ अगर केटाइन मोर पोलराइजिंग हो, मोर पोलराइजिंग, तो वो होगा लेस, कंपाउंड होगा लेस थर्मली स्टेबल। और अगर केटाइन लेस पोलराइजिंग हो तो फिर उसका जो कंपाउंड होगा वो मोर थर्मली स्टेबल होगा, मोर स्टेबल थर्मली या मोर थर्मली स्टेबल। ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। फिर क्वेश्चन ये कि मोर पोलराइजिंग कब होगा, तो मोर पोलराइजिंग तब होगा जब मोर चार्ज डेंसिटी होगी, मोर चार्ज डेंसिटी। लेस पोलराइजिंग तब होगा जब लो चार्ज डेंसिटी हो, लो चार्ज डेंसिटी। तो सोडियम का केटाइन साइज़ में छोटा है तो उसके ऊपर है मोर चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज डेंसिटी की वजह से वो है मोर पोलराइजिंग, और इस तरह से हुआ लेस थर्मली स्टेबल। सीज़ियम के केटाइन में देखोगे तो सीज़ियम का केटाइन साइज़ में बड़ा है, तो बड़े होने की वजह से वहीं एक ही पॉजिटिव चार्ज है दोनों पे, तो वो एक ही पॉजिटिव चार्ज अब ज़्यादा वॉल्यूम पे मौजूद है,
ज़्यादा वॉल्यूम पे मौजूद होगा तो व्हेन यू इंक्रीज़ द वॉल्यूम डेंसिटी डिक्रीजेस, तो इस तरह से ये लेस डेंसिटी होगी चार्ज की और लेस पोलराइजिंग होगा और नतीजतन मोर हीट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। यानी दोनों केस में इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अगर इसी बॉन्ड पे मौजूद है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर बॉन्ड से थोड़ा सा किसी तरफ खींचा हुआ हो तो फिर वो बॉन्ड वीक होगा। इस डायग्राम से अब आप इसको मज़ीद समझ सकते हो। ये डायग्राम 1 देखें और डायग्राम 2 देखें। अच्छा, ये ब्लैक कलर सपोज करें दैट इज़ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब ये छोटा आयन होगा तो छोटा आयन में ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, तो वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाएगा और नतीजतन ये होगा कि द बॉन्ड इजी टू ब्रेक। जबकि कैटायन का साइज़ बड़ा होगा तो ये जो शेडेड एरिया है ये ब्लैक कलर का क्लाउड, तो ये क्लाउड बॉन्ड के ऊपर ही होगा और इस वजह से द बॉन्ड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। तो ये बस वो सारा फिनोमेना जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये जो कैटायन है बड़ा है तो इट इज़ लेस पोलराइजिंग, लेस पोलराइजिंग। पोलराइजेशन के नेगेटिव क्लाउड और पॉजिटिव को ज़्यादा दूर कर देना, तो इट इज़ पोलराइजिंग। और इधर जो है ये छोटा आयन है तो इट इज़ मोर पोलराइजिंग। ठीक, तो जो मोर पोलराइजिंग होगा वो क्या होगा, लेस थर्मली स्टेबल। तो ये जो है लेस थर्मली स्टेबल है जो डायग्राम 1 में है, और डायग्राम 2 में जो लेस पोलराइजिंग होगा वो मोर थर्मली स्टेबल होगा, तो उसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी उसको वहाँ से ख़त्म करने के लिए या बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लें कि वो अब क्या होगा। क्वेश्चन ये कि सपोज़ करें हमें दिया है सोडियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब इनका हमसे कहा जाए कि इनमें से कौन सा मोर थर्मली स्टेबल होगा। तो अब इसमें जो मोर थर्मली स्टेबल होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम कार्बोनेट। वजह ये कि एक तो सोडियम ये कैटायन इसका हुआ और इसके ऊपर है एक चार्ज। फिर जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पीरियड में जाते हैं साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो मैग्नीशियम का साइज़ छोटा हो जाएगा और साथ में उसके ऊपर है 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अब इसके ऊपर मोर डेंसिटी हो गई है, मोर चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा, मोर पोलराइजिंग होगा और फिर हो जाएगा लेस थर्मली स्टेबल। जबकि सोडियम का आयन बड़ा भी है और साथ में एक पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव, तो ये अब होगा लेस डेंसिटी, इसके ऊपर होगी लेस डेंसिटी चार्ज की। जब लेस डेंसिटी होगी तो ये लेस पोलराइज़र होगा और जब लेस पोलराइजिंग होगा तो मोर हीट रिक्वायर होगी। ठीक, तो फर्स्ट ए ग्रुप में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। सेकंड ए ग्रुप जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें भी डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, लेकिन फिर लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम जाएंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। वजह ये कि फर्स्ट ए वाले जो कैटायन हैं वो साइज़ में बड़े हैं और उनके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ग्रुप ए वाले
साइज़ में छोटे आयन हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो उनकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, और इस तरह से जब पोलराइजिंग पावर इंक्रीज़ होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होगी।